any clinic, and you are about to see a 32-year-old Saida. She had delivery 12 weeks ago, and it Delivered was complicated. delivered जी मैडम, at what time? 12 weeks ago, हाँ and it was complicated by third-degree tear. हाँ And she came today complaining of fecal incontinence. हाँ Clinic running late 30 minutes, हाँ and consultant is not available. Okay. So जी where she was delivered initially? मैडम, यहीं अस्पताल में दाखिल हुई थी, मतलब इसी अस्पताल में जहाँ पे आई है। ओके ओके। तो मसला ये है कि कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं जी जी मैडम, और क्लिनिक में भी प्रॉब्लम के 30 बाद मिनट्स हो गए हैं। वेटिंग टाइम ज्यादा था। जी ठीक है, मैडम। चलें डॉक्टर जी। ज़ैनब, ये 12 डेज है आप या 12 वीक्स है? 12 वीक्स। ओके। जी चलें, इंटरेक्ट करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है। मैं आज क्लिनिक में रजिस्ट्रार हूँ, और मैं आज आपके मसले के लिए आपसे बात करूंगी। अच्छा, और मैं तो पहले आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि क्लिनिक को 30 मिनट्स जो है वो लेट हो गई है, पर आप परेशान ना हो, डॉक्टर हम माजरत, कोशिश करेंगे कि आइंदा। जी डॉक्टर जी। आप बोले जा रही हैं, मेरी बात तो सुने ना आप। जी जी, आप एक तो बताइए। आपकी क्लिनिक लेट है, ऊपर से आप इतना बोले जा रही हैं। मेरी बात तो सुने ना, मैं तो इतना गुस्से में आई हूँ। जी सईदा, आप शांत हो जाए। देखें, मैं वही कह रही हूँ कि मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि आधा घंटा जो है वो क्लिनिक में लेट हो गई है, और उसके अलावा जो है आज कंसल्टेंट भी नहीं है, तो मैं उनके जगह पे आपसे माजरत आप चाहती अपनी हूँ। डेजिग्नेशन बताएं मुझे, मैं सिर्फ कंसल्टेंट से ही बात करूंगी। अगर आपकी कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, मुझे उनका फोन नंबर दें, उनका एड्रेस बताएं। मेरा केस उन्होंने इतना खराब कर दिया है, ऊपर से क्लिनिक भी आपकी इतनी लेट चल रही है। सईदा, आप रिलैक्स हो जाएं, पानी पियेंगी आप? मैं आपको पूरी जो नहीं, भी मुझे आपके पानी नहीं सवाल वो चाहिए। तसल्ली से जवाब मैं दूंगी। आधा घंटा बैठ के पानी ही पी रही थी। आप मुझे ये बताएं कि आपकी कंसल्टेंट कहाँ है? एक तो आप लोग उन केस खराब कर देते हो, ऊपर से आपकी कंसल्टेंट जो है वो टाइम पे बैठती नहीं है। अच्छा सईदा, देखिए, जैसे कि हमारी डॉक्टर जो है कंसल्टेंट आज छुट्टी पे हैं, तो वो जैसे ही वो आपका केस जो है वो जानती हैं। जैसे ही वो आएगी तो मैं आपका जी अगली वाली अपॉइंटमेंट है वो उनसे फिक्स कर दूंगी। वो तो फिक्स करेंगी ही करेंगी। आज की कंसल्टेंट से भी मुझे मिलना है, मैं उनको भी उनकी शिकायत करूंगी। आप परेशान ना हो, जो भी हमारे बाद दरमियान। आपको नहीं पता डॉक्टर, तीन तीन महीनों से मेरे साथ क्या मसला चल रहा है। इतना सईदा, कि मैं मैं समझ खुद से और सकती मेरे हूँ। घर वाले मुझसे बेजार हो गए हैं। इतना मुझे ये मसला हो गया है। सईदा, मैं समझ सकती हूँ कि आप कितने कितने कर्ब से गुजर रही हैं, पर आप कोई नहीं हौसला समझ रखें। सकता डॉक्टर, नहीं कोई नहीं समझ सकता। आपको पता चलता नहीं है, आप ऐसे डिलीवरी करवाती हैं, बाद में मरीजों को जो है वो मसले हो जाते हैं, पखाने के, पेशाब के। मेरी पड़ोसन को पेशाब का मसला हुआ तो मुझे आप लोगों ने पखाने का मसला करवा दिया है। सईदा, देखिए, ऐसा नहीं होता। जो भी डिलीवरीज होती हैं या हमारे केसेस होते हैं वो हमारे तजुर्बेकार डॉक्टर्स करवाते हैं। ऐसा नहीं होता, उनकी ट्रेनिंग्स हुई होती हैं, वर्कशॉप्स हुए होते हैं, जब वो इस काबिल हो जाते हैं तभी उनको हम अलाउ करते हैं। ठीक है, आप हौसला डॉक्टर रखें, आप मुझे बैठ जाए। मैं आपसे कुछ चंद मुझे तो सवालात नहीं करना लगता चाहूंगी डॉक्टर कि ताकि। आपकी वो डॉक्टर, मुझे तो नहीं लगता कि उनको डिलीवरी करवानी भी आती हो। हमारे गांव में तो औरतें ऐसे ही बगैर डिग्री के डिलीवरी करवाती हैं, लेकिन ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करवाती जैसी आप लोगों के बड़े अस्पताल में मेरे साथ हुआ है। देखिए सईदा, मैं आपको समझ पता है मुझे सकती डिलीवरी के बाद, आपको पता है मुझे डिलीवरी के बाद 3 महीने से पखाने का मसला है। पखाना मुझे लीक होता जाता है, और इस वजह से मेरी पूरी बॉडी में से स्मेल आती है। मैं किसी के पास नहीं बैठ सकती, अपने बच्चे को जो है वो ठीक से नहला नहीं सकती, उसको ठीक से जो है वो केयर नहीं कर सकती। अपनी केयर तो कर लूं पहले, घर वाले बेजार हो गए हैं मुझसे। सईदा, देखिए, हौसला रखें। पहले मुझे आप अपने केस के बारे में बताएं तफसीलन, ताकि मुझे वजह जान सकें और मैं मुझे पता लग सके कि आपका कहाँ पे मसला हुआ है, क्या हुआ है। इसीलिए आप थोड़ा हौसला रखें। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाएं। डॉक्टर, ठीक है। मेरा ये पहला बच्चा था, ठीक है। मेरे लिए जी तो जैसे ये खौफनाक मंजर था। एक पहला बच्चा था मेरा, दर्दें नहीं उठी थी तो डॉक्टर ने आपकी कहा कि आपको बस हम मस्कुई दर्दों के लिए गोली रखते हैं। मैंने कहा ठीक। ठीक है, अगर ये मुझे ऑपरेशन से बचाती है तो ये मेरे लिए ठीक है।
मुझे क्या पता था कि ये ऑपरेशन से भी बड़ा मसला कर देगी मेरे लिए। दर्दों के लिए अच्छा उन्होंने जी। गोली रखी है, फिर उसमें मुझे हम्म। 24 से 36 घंटे लग गए दर्दों में। फिर कहा कि दर्द कम करने के लिए भी आपको हम टीका लगा रहे हैं, फिर हम मुझे वो पता नहीं कि रीढ़ की हड्डी में कोई इंजेक्शन लगाई थी, कोई ट्यूब भी डाली थी। उसके बाद मुझे इतनी देर दर्दें लगी हैं, फिर बच्चा जो है वो फंस गया था 4 घंटे तक, फिर औजारें लगी हैं। और जो है औजारें लगने के बाद भी उन्होंने कहा शुक्र है आपकी डिलीवरी होगी, आपका बच्चा ठीक है। फिर बच्चों वाले डॉक्टर ने उसको देखा, वो इतना जो है नीला पीला हो रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कोई टाके लगाए, पहले कहा कुछ भी नहीं है, फिर टाके भी लगा रहे हैं। और टाकों ठीक है के सईदा। दौरान एक दूसरे से पता नहीं क्या जैसे सीख रही हूँ मुझ पे, किसी को बुला रही हैं इधर से, खुद में बातें कर रही हैं। मुझे तो लग रहा था कि सीख ही रही हैं मुझ पे। आप लोग ट्रेंड बंदे नहीं रखते? आपकी कंसल्टेंट तो सिर्फ वो दर्दों के लिए गोली रख के चली गई थी, बाद में पता नहीं किसके हाथ दे गई थी मुझे। नहीं देखिए, यहाँ जो है वो काफी डॉक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को सारा केस पता होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मुझे अपने पखाने के मसले के बारे में बताएं, ये कब से हुआ है? और आपको सिर्फ पतला पखाने आता है या जो है वो कंट्रोल होता है हवा पे, क्या होता है? वो मुझे थोड़ा मजीद बताएं। जी जी डॉक्टर, मुझे पतला पतला पाखाना ही जो है वो लीक हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, मेरे कपड़े खराब हो जाते। हाजत अब महसूस तो नहीं मुझे होती आप? पैड पहनने की भी जरूरत पड़ती। अच्छा। और उसके अलावा आपको पेशाब ठीक आता है? पेशाब में कोई मसला तो नहीं है? हेलो। हेलो। हाँ, मेरा ख्याल है डॉक्टर यास्मीन का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी मैडम। जी मैडम सॉरी। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन। अच्छा। कंटिन्यू रखें। हाँ जी। अच्छा। और उसके अलावा आपको नीचे से खून या गंदा पानी तो नहीं आ रहा? नहीं, खून तो जैसे सूख गया है मेरा, इतना मेरे साथ मसला हो रहा है। आपको लगता है कि मेरे जिस्म में कोई खून होगा कि आएगा? नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपकी डिलीवरी हो गई थी तो आपने कितना टाइम अस्पताल में रही थी, और फिर कुछ हिदायत दी गई थी ग़िज़ाइयत के बारे में या फिर वर्जिश के बारे में? एक आपको हफ्ता बताया मैं गया था? पूरा अस्पताल में रही थी, एक हफ्ता पूरा मुझे उन्होंने इंजेक्शंस लगाई। उन्होंने पहले तो कहा मुझसे छोटे ऑपरेशन की इजाजत दी थी, लेकिन बाद में कह रहे थे कि आपको बड़ा चीरा आया है। और फिर वहीं पे लेबर रूम में मुझे इतने टाके लगाए कि मैं क्या बताऊं। 2 घंटे तो उन्होंने मुझे टाके लगाए हैं। देखिए सईदा, हर अब ये ऑपरेशन के इस जी, इतना बड़ा मसला हो रहा है मेरे साथ, मेरी तो शादीशुदा लाइफ भी इससे अफेक्ट हो रही है। मैं समझ सकती हूँ सईदा। सईदा देखिए, जब आपको दस्तखतनामे पे सही ले जाती है तो उसमें बताया जाता है कि हर डिलीवरी में जो कुछ पेचीदगियां हो सकती है, इनमें एक पेचीदगी ये भी होती हैं। ठीक है। अच्छा, कि मुझे आप पाखाना ये लीक बताएं। हो किसी को? डॉक्टर नहीं, अगर मतलब ये ऐसी होता है कि चीरे पड़ मुझे सकते हैं। जी जी। हम्म जी आप बताएं। तो अगर चीरे पड़ रहे हैं तो डॉक्टर फिर वो बड़ी डॉक्टर सी है ना, फिर उन्होंने छोटी डॉक्टरों ने पता नहीं क्या टाके लगाए हैं कि मेरे अभी जो है पाखाना भी लीक हो रहा है मेरा। देखिए, ऐसा नहीं होता। सईदा, हम जो है वो नशे में, खास नशे में जो है वो हमारे माहिरीन डॉक्टर जो है वो उनके सील करते हैं। देखिए, आप परेशान ना हो। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको और कोई दवाई वगैरह अभी कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रही? नहीं अभी तो नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने पाखाना नरम करने के लिए मुझे तब दवाई दी थी। अभी तो मैं अच्छा, वो कुछ भी अभी यूज जारी नहीं है? कर रही। वो नहीं अभी नहीं जारी है अभी नहीं आपकी कर दवाई? रही। नहीं नहीं। अभी अच्छा ठीक है। और उसके अलावा आपको बीड़ी सिगरेट की कोई आदत तो नहीं? नहीं आपको मूड खराब तो नहीं रहता, जैसे कि आप जो है वो पहले वाली चीजें जैसे आपको ठीक महसूस होती अब उन पे भी चिड़चिड़ापन होती हो? किसी काम में दिल नहीं लगता मेरा डॉक्टर, मेरा तो बच्चे का ख्याल रखने में भी दिल नहीं रखता, इतनी डिप्रेस हो गई हूँ मैं इस मसले की वजह से। करती हूँ। अ, अच्छा सईदा, और देखिए, मैंने आपसे जो सवालात किए हैं, अभी आपका मुआयना करना चाहूंगी ताकि देख सकें कि आपका जो चीरा है वो कितना है, और कोई जख्म या सूजन तो नहीं है। ठीक है। आपके मुझे साथ तो कोई दर्द भी रहता है डॉक्टर, पखाना आपको पता है मुझे बच्चेदानी के मुंह से आता है, उस तरफ से आता है। जी जी। अच्छा, और सईदा, आप किसी को साथ में लाना चाहेंगी ताकि मैं आपको आगे केस के बारे में बता सकूं कि क्या है? डॉक्टर आपको लगता है कि मेरे इस कंडीशन के साथ कोई मेरा साथ? हेलो।
हेलो। हेलो। जी मैम, आपकी आवाज तो आ रही है। अच्छा, हाँ ठीक है, अब आपकी भी आना शुरू हुई है, क्योंकि पहले किसी की भी नहीं आ रही थी। जी। तो जैनब और यास्मीन, आर दे मैम, ऑनलाइन? उनकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आ ना, रही है। उन दोनों की आवाज गुम हो गई है कहीं। इमरान साहब जरा चेक कीजिए क्या मसला है। मैं सर बताता हूँ मैडम। मैडम, हेलो। हेलो डॉक्टर यास्मीन। जी जी। हाँ, जैनब की अब आवाज आ रही है, तो यास्मीन कहाँ पे है? मैडम, वो तो नजर नहीं आ रही। मैं आपसे हेलो। कंटिन्यू करूं? जी जी। हेलो डॉक्टर यास्मीन। जी हेलो डॉक्टर, अब डॉक्टर ये यास्मीन। मसला जी। कैसे हल होगा मेरा? अच्छा, देखें, पहले तो मैं आपका मसला आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए, जैसे कि आपको चीरे जो आते हैं ना नीचे, उनके जो है वो कुछ इकसाम होते हैं जो कम नोयत के होते हैं, कुछ शदीद नोयत के होते हैं। मगर आपके केस में ये शदीद नोयत का है, जिसको हम 3rd डिग्री टीयर कहते हैं। ठीक है, मैं आपको ये तस्वीर ये बना क्या के भी होता है? समझाती हूँ। देखिए, इसमें जो है वो हमारे जो पखाने को कंट्रोल करने के लिए जो स्फिंक्टर होते हैं ना, ठीक है, जिसको डॉक्टर इस्लाम में स्फिंक्टर कहते हैं, इनमें हमारा मसाना हमारा जो आंता है उसको कंट्रोल किया जाता है। मतलब जो पखाना है वो नीचे खुद से ना आ जाए। ठीक है, तो उनमें ये कट ठीक है। लग जाता है। तो आपके केस में ऐसा हुआ है। ठीक है, पर मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि 60 से 80% जो है वे ये 1 साल में जो है वो औरतें ठीक हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, आप अच्छा, फिर मैं आगे। 1 साल इंतजार करूं कि ये मसला ठीक हो? कोई नहीं, दवाई, मैं कोई आपकी इलाज? जी जी, मैं आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो आंत वाले डॉक्टर के बाद में भी लिख देती हूँ। उनसे भी आपका मुआयना करवाएंगे। ठीक है। और देखिए, जैसे डॉक्टर, कि आपका। लेकिन जी जी। लेकिन मैं तो बहुत डिप्रेस भी हो गई हूँ, और मुझे तो आपकी कंसल्टेंट के खिलाफ शिकायत भी करनी है। अच्छा तो केस सईदा, करना देखिए। चाहती हूँ उन पे। नहीं, देखें, ये आपका हक है, आप कर सकती हैं। पर इसके लिए जो है हमारी अस्पताल में भी कुछ कमेटीज बैठती हैं। ठीक है, ताकि हम जड़ से जान सकें कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है। और ये कभी ना होने वाले मसले, जैसे कि हम इंसिडेंट फॉर्म भी होते हैं, वो भी आपका भरेंगे। ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट वाली टीम होती हैं जो कि हमारे अस्पताल में होती हैं, वो एक रिपोर्ट भी तैयार करेंगी ताकि इस वाकये की वजूहात पता लग सके कि आपके साथ ये क्यों हुआ है। इस दौरान जो है मैं आपकी अपॉइंटमेंट भी अपनी डॉक्टर से भी लिख के दे रही हूँ, कंसल्टेंट के साथ, और आपके जो है वो पखाने के माहिरीन डॉक्टर के पास भी भेजूंगी। ठीक है। मैं तो यहाँ के एमएस को भी जानती हूँ, बस मैं उन्हीं को डायरेक्ट शिकायत करूंगी। ठीक है सईदा, ये आपका हक है। ठीक है। आपको कुछ पूछना है? जी। बस डॉक्टर, आपको कुछ ये अब मसला मेरा पता नहीं कब तक चलेगा। मैं तो बहुत डिप्रेस हो गई हूँ। आप परेशान पता ना नहीं हो। कैसे हल होगा ये मसला मेरा। मैं साइकोलॉजिस्ट और जो है वो पखाने वाले डॉक्टर से भी आपको मिलवाऊंगी, ताकि वो आपको समझा सकें कि आप इस मसले से कैसे निपट सकती हैं। और कुछ ईमेल्स भी दूंगी जहाँ पे आप जो है वो उनसे राब्ता कर सकती हैं, जो कि ऐसी औरतें जो इन मसले से निपट रही हैं, वो कैसे अपने मसले को सॉल्व कर रही है, आप उनसे भी राब्ता कर सकती हैं। उनमें भी आपके मसले में इस काफी कमी पेशी आ सकती है। ठीक है। अच्छा। जी जी। ओके। अच्छा, आप जी जी, हाँ। मैं आपको ये किताबचा भी दे रही हूँ, और ये अस्पताल का नंबर भी लिख के दे रही हूँ। आपको कुछ भी समझ में ना आए, अब हमसे राब्ता कर सकती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी कंसल्ट के साथ भी बुक करके कर लेती हूँ। ठीक है सईदा। ठीक है। ठीक है। ओके। चलें, अब हमारे जो ऑडियंस हैं वो इस पे कमेंट करें कि इसमें इन्होंने क्या चीजें जो है वो मिस की हैं अपनी इसमें जो था ये इंटरेक्टिव सेशन विद एन एंग्री पेशेंट।
पहले तो हम जैनब और यास्मीन से पूछते हैं कि हाउ डू दे फील कि इनका ये सेशन जो है इसमें उन्होंने अप्रोप्रिएटली किया या कुछ उसमें वीक एरियाज थे। मैडम थे कुछ वीक एरियाज। मसलन मसलन मतलब मैडम जैसे मैंने पहले ही शुरू कर दी तो डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि नहीं आप पहले मुझसे पूछे, तो मुझे पहले उनको थोड़ा इनकरेज करना चाहिए था। मैंने कोशिश की थी बीच हम्म में, पर हम्म पहले जो है मैंने अपनी सुनानी शुरू कर दी। बेसिकली तो आपने जब पेशेंट को आप पेशेंट आपके पास अब एंग्री पेशेंट के साथ एनकाउंटर आपका होता है तो आप उनको पूरा बोलने का मौका देते हैं। तो डेफिनेटली आप उसको बैठने का कह सकते हैं, पानी पीने का कह दिया, ठीक है, वो उस हद तक ठीक है, लेकिन उसको पूरा अपनी सारी बात, बिकॉज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेकिंग बैड न्यूज। उसमें आप पेशेंट से कुछ चीजें साथ साथ पूछ रहे होते हैं और उसके टू रीच एट अ डायग्नोसिस। लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट एंगर है उसका, उसको आपने लेट आउट का मौका देना है। तो पेशेंट को आप पूरा बोलने का मौका देते हैं सारा, ठीक है। जब वो बोले फिर उसके बाद आपने उसको उसकी वजह जाननी है कि आखिर वो सारा कुछ, जाहिर है जब बताएगी कि मैं इतने देर से बैठी हुई हूँ या मेरा ये वाला मसला हो गया। बेसिकली इन दिस सेशन शी इज नॉट ओनली क्लेमिंग अबाउट द वेटिंग टाइम, बल्कि उसमें जो उसका साथ सर्जिकल जो मिसहैप हुआ वो भी, एंड एट द सेम टाइम शी इज कंप्लेनिंग अबाउट योर कुलीग एज वेल, कि वो जो आपके साथ जो भी डॉक्टर हैं उन्होंने ये मसला कर दिया। सो देर आर मैनी ग्रीवेंसीज इन हर एंगर। तो उन सब को आपने एड्रेस करना है। फिर जब आपने ये वजह जान ली कि उसके ये कोर इश्यूज हैं, दैट व्हाई शी हैज बिकम सो एरोगेंट। अगरचे उन जो यास्मीन है उसने एरोगेंस उस लेवल तक नहीं शो की जो उसमें शो करनी चाहिए, जो एंग्री पेशेंट का एक्चुअली होता है। तो इनिशियली शी स्टार्टेड वेल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होगी। मे बी उसमें थोड़ा सा जो जैनब का भी इंटरेक्शन है उसमें भी रोल हो, क्योंकि बाज दफा अगर हम उसको मैनेज कर लेते हैं प्रॉपरली तो उसका एंगर खत्म हो जाता है पेशेंट का। फिर दूसरी चीज ये होती है कि आपने उसके साथ यू हैव टू शो योर कंसर्न टू हर। यानी आप उसकी बजाय इसके कि आप उसकी सारी हिस्ट्री पूछें कि क्या हुआ कैसे हुआ वो सारा कुछ, उसमें आपने ये कहना होता है कि हमें अफसोस है कि ये सब आपके साथ हुआ। वी कैन फील योर प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन के इसमें एक्चुअली क्या होता है। वी कैन अप्रिशिएट दैट व्हाट इज शी फीलिंग अबाउट। तो ये सारा कुछ उसको बेसिकली एम्पैथेटिक एटीट्यूड आपने उसको शो करना होता है। फिर ये कि जब आपने ये कह दिया कि वी आर सॉरी कि ये आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, लेकिन हमें इसकी बहुत सारी वजूहात को जानने की जरूरत होगी, क्योंकि ये बेसिकली चूंकि आपके सेटअप में हुआ, आपकी कुलीग से हुआ, आपके कंसल्टेंट्स का इसमें कुछ ना कुछ रोल है, तो इसमें अपोलॉजी तो बनती है। यानी यू हैव टू अपोलोजाइज फॉर एरर, कि ये एरर आपकी प्रॉब्लम आपके साथ हुआ। तो हमें अफसोस है कि ये सब कुछ आपका हमारे सेटअप में या इस तरह से हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी वजूहात का, यानी आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। नेवर ब्लेम योर कोलीग्स एंड बाकी सारी जो चीजें डायरेक्ट अपने ऊपर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट यू हैव टू बेसिकली पेशेंट को आपने ये बताना होता है कि ये सारा कुछ जो हुआ है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो हमें इसमें वजूहात जानने की जरूरत होगी। इसका इतने परसेंट चांसेस होते हैं कि ये इस तरह से जो प्रॉब्लम है ये हो जाए, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए इतने परसेंट केसेस में, और उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं और कुछ में ये लामहला ये हो जाता है बावजूद एहतियात के भी। यानी आप अपनी एक्सपर्टीज को क्वेश्चनेबल नहीं बना रहे, लेकिन साथ के साथ ही आप उसमें उसको अपोलॉजी भी कर रहे हैं। तो ये इस अगर आप ये सीधा ये कहें कि ठीक है हम आपसे सॉरी करते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम हमारे पास हो गया, तो पेशेंट कहेगा कि इसमें इनकी इन एक्सपर्टीज का ताल्लुक है, इनकॉम्पिटेंस इनके हैं, इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं या जो भी वट एवर। तो उस लेवल तक आप अमूमन अवॉइड करते हैं डायरेक्टली अपने आप को ब्लेम करने से या अपने सेटअप को ब्लेम करने से। तो इसको उसके इसके लिए थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ देते हैं कि हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। हमारा एक ऑडिट, इस केस को हम ऑडिट करते हैं, जो हमारा रूटीन में ये सब चीजें होती हैं। अगरचे वो आखिर में भी आप सजेशंस में भी आप इसको कर रहे होते हैं, लेकिन सजेशंस में जो है वो बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी आपने ये सारा कुछ ये बात कर ली, फिर उसके बाद आपने
पेशेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पूछने वाली हैं, जो अपोलॉजी के बाद जो फिर आप उससे पूछोगे कि थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें कि इसमें क्या इवेंट्स क्या थे, अगर जो हम अपने लेवल पे भी करेंगे विद द कंसर्न डॉक्टर्स, तो उस वो हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन फिर भी जो पेशेंट को खुद जो फैक्ट्स याद हैं वो उसके बारे में, बिकॉज इफ देयर वाज थर्ड डिग्री टीयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, रिपेयर भी उसका हुआ हुआ या ना हुआ वट एवर, वो तो डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर बता सकता है या आपका डेटा बता सकता है, अगर उसमें प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड होता है तो। और उसके बाद जो है व्हाई शी हैज कम सो लेट, बिकॉज इफ शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम फॉर सो मेनी वीक्स, तो उसमें वो लेट क्यों आई। तो दूसरी चीज ये है कि अब उसके बाद ये सारा कुछ जब आपने देख लिया, जस्ट टू सॉर्ट आउट द रीजन फॉर दैट, तो फिर उसके बाद आपकी आ जाती है कि सजेशंस आपने उसको क्या देनी है। सजेशंस में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डेफिनेटली आप उसको अब जो फाइनल उसकी जो रिजॉल्व करना है आपने प्रॉब्लम, उसके बारे में अब बात करोगे कि अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। और उसमें फॉलो अप विजिट विद द कंसर्न कंसल्टेंट, मीटिंग विद द कंसर्न डॉक्टर जिसने डिलीवरी करवाई, फिर उसमें पूरा उसका ऑडिट डेटा रिव्यू ये सारा कुछ। और उसके अलावा फिर जो सर्जिकल इसमें रिपेयर है उसकी तैयारी। इसमें अगर फर्ज किया ऑन एग्जामिनेशन आपको लगता है कि द स्फिंक्टर इज बैडली टॉर्न या उसमें कोई टॉर्न बाकी नहीं है, तो उसमें फिर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, रेक्टल सर्जन के साथ भी कंसल्टेशन कर सकते हो, उसमें अल्ट्रासाउंड से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि स्फिंक्टर कितना रह गया, उसके हिसाब से आपने स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है फॉर द रिपेयर। और अगर ये नॉर्मल रूटीन का है, क्योंकि 3 महीने के बाद तो अमूमन स्फिंक्टर भी रिट्रैक्ट कर जाता है, सो यू नीड मोर सर्जिकल स्किल्स टू रिपेयर दैट टीयर। तो फिर उसके बाद आप उसको टीयर के बारे में सारा बताते हो कि इसको हम कब करेंगे और उसके लिए क्या तैयारी है और उसके लिए क्या प्रेपरेशन के सब कुछ टेस्ट वगैरह सारा कुछ। और उसमें फिर पोस्ट ऑफ केयर के बारे में कि थोड़ा थोड़ा सा, अगरचे बाद में सर्जरी के बाद तो आपने उसको डिटेल में बताना ही है, बट स्टिल आप उसको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि सर्जिकल रिपेयर के बाद ये चीजें होंगी और ऑनवर्ड जो प्रेगनेंसी है या डिलीवरी है उसके बारे में भी कुछ उसको इंफॉर्मेशन देना फिर बनती है। सो दिस इज द यूजुअल पैटर्न टू डील विद एन एंग्री पेशेंट। अब जब आप अगर बार बार एक जो एंग्री पेशेंट है वो आपको ये कह रहा है कि आपकी डॉक्टर ने ये किया, ये आपकी डॉक्टर की गलती थी, उसको आता कुछ नहीं था, तो आप अपने डॉक्टर को भी ब्लेम नहीं करते डायरेक्टली। आप उसको ये जिस तरीके से जैनब ने किया कि हमारे पास सारे ट्रेंड ही होते हैं, एक्सपर्टीज के बाद उनको टेस्ट करने के बाद ही उनको इस तरह से इंडिपेंडेंट काम दिया जाता है, दैट इज ओके। और दूसरी चीज ये कि अगर इसके बावजूद ये हो गया तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह होगी जो हम कंसर्न डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे, फिर ही हमें सही सूरत हाल का पता चल सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ ये तो हो गया, ये उस डॉक्टर की गलती थी, उसको ऐसा करना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसलिए उसको भी टेक्टफुली आपको मैनेज करना पड़ेगा, यानी अपने कुलीग्स को भी आपने सपोर्ट भी करना है, अनटिल एंड अनलेस देयर इज डेफिनेटली एक इंडिविजुअल का उसमें एरर हो। इंडिविजुअल एरर का मतलब ये है कि इधर फेल टू आइडेंटिफाई द एरर एट दैट टाइम, यानी पता ही नहीं चला कि थर्ड डिग्री टीयर था और उसको एज इट इज नॉर्मल एपी की तरह से स्टिच कर दिया और स्फिंक्टर वगैरह की को मैनेज नहीं किया, तो ये तो एक इंडिविजुअल एरर है जो कि कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठाता है। तो दूसरी चीज ये है कि उसमें हो सकता है कि इनएविटेबल हो, उसमें रिपेयर भी इनएविटेबल टीयर है, उसके बाद उसमें रिपेयर किया बट समहाउ इट फेल्ड बिकॉज ऑफ सम पेशेंट फैक्टर, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया लेटर ऑन, उसकी वजह से वो दोबारा से वो प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आप फिर एक कंसर्न डॉक्टर के साथ मीटिंग करके तो फिर आप उसको रिजॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर आपने इसको इस तरह से मैनेज करना होता है। एंड सम टाइम द पेशेंट्स एंगर इज नॉट रिजॉल्व्ड डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स। पेशेंट कहेगा कि नहीं ये आपकी ही गलती है, आप जो मर्जी कहें लेकिन आपके डॉक्टर की ही गलती है, मैं अभी इसको जो है वो एमएस के पास जाके बताता हूँ, या जो भी आपका जो अदारे का सरबराह होता है उसके पास मैं शिकायत करूंगा या मीडिया में लेके जाऊंगा। हाउ यू डील विद दैट? जी जैनब।
जी मैडम, मतलब हम उनको बताएंगे, मतलब एमएस के लिए अगर कह रहे हैं तो मैं हाँ कहूंगी मतलब कि मैं आपका। वो कहते जी हैं मैं जी। मीडिया के पास लेके जाऊंगा या मैं हेल्थ केयर कमीशन को बताऊंगा या वॉट एवर, जो भी हेल्थ अथॉरिटीज मौजूद होती हैं किसी भी जगह पे उनको। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, आप परेशान ना हो सादिया। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम सारी बैठेगी, उसमें हमारे एमएस भी बैठे होंगे, ताकि हम देख सके कि ये मसला क्यों हुआ है। ठीक है, ये आपका हक है, आप कंप्लेन कर सकती हैं, और इसमें हम आपकी कोई इसके बारे में रोक और नहीं। हम इस सारी जो है इसके बारे में हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जी जी आपको मैडम। हम उसके बारे में आगाही देते रहेंगे। ठीक है, ये पेशेंट का राइट है टू नो व्हाट हैज वेंट रॉन्ग एंड व्हाई। ठीक है, तो ये अमूमन पेशेंट कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर, मेरे साथ तो ये हो गया, लेकिन मैं इस केस को आखिर तक ले जाना चाहती हूँ ताकि किसी और मरीज के साथ ऐसा ना हो। ये अक्सर पेशेंट कह रहे होते हैं। अगर कोई नाराज हो या जिसका कोई सर्जिकल एरर हो या कोई ऐसा मिसहैप हो गया हो, तो डेफिनेटली उसको भी ऐसा होता है कि मैं इसको आखिर तक इंक्वायरी करना चाहती हूँ ताकि मेरे साथ तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन किसी और मरीज के साथ ऐसा ना हो। तो डेफिनेटली उसका भी स्टांस यही होगा कि हम इसको पूरा सॉर्ट आउट करेंगे। हमारी ऑडिट कमेटी होगी जो रूटीन में इस तरह के केसेस को हम मैनेज करते हैं, क्योंकि कोई भी फील्ड जो है वो बगैर पेचीदगियों के नहीं होता। सिर्फ उसमें इंसानी गलती नहीं होनी चाहिए, यानी जो दानिस्ता तौर पे इंसानी गलती है वो नहीं होनी चाहिए, वरना इसमें पेचीदगियों का इम्कानात हमेशा होते हैं। और खास तौर पे बच्चे की पैदाइश के दौरान तो बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनको हम पहले से नहीं सोच रहे होते। कुछ ऐसे हैं जिसमें हमें पेचीदगियों का पता होता है कि इस मरीज में ये मसला हो सकता है, उसकी तैयारी हम पहले से कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कि फिर भी लामहला तौर पे हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हम उनको फौरी तौर पे उसको उसी वक्त उसका सद्देबाब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारी टीम्स हैं, हमारी कमेटीज हैं जो कि उस मसले की तह तक पहुंचती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ताकि वो फिर मसला दोबारा किसी मरीज के दूसरे मरीज के साथ ना हो। अगर उसमें किसी इंसानी गलती का थोड़ा सा भी इम्कान है तो उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जी मैडम। इसको ऐसे फिर करेंगे। अच्छा, अब नाउ सपोज समटाइम्स यू एनकाउंटर सिनेरियो जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं। ये तो चलो इसमें था एक मतलब पेशेंट का एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया। लेकिन बाद दफा कोई ऐसी भी सूरत हाल होती है कि इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, या सपोज इसी मरीज के साथ उसकी मदर आ जाती है, उसका हस्बैंड आ जाता है और वो आपके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं कि ये कैसा अस्पताल है आपका, आप किस तरह से मरीजों को करते हैं। या इस तरह से अगर हो गया तो आपके कंसल्टेंट इतने लापरवाह हैं कि वो बैठे नहीं होते या टाइम दे के वो मौजूद नहीं होते। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, वो शाउट कर रहे होते हैं आप पे। 3-4 लोग आ गए हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज करोगे? मैडम, उसमें तो ये होता है कि मतलब जो भी आपके ज्यादा बड़े हो, 4-5 लोग हैं ना, तो उनमें ज्यादा जो पढ़े लिखे हो और जो ज्यादा जो है वो नॉलेज होती हो, तो उनसे हम कंसर्न करेंगे कि हम आपसे बात करते हैं। हम्म तो तो बेसिकली उसमें जी यू हैव टू, बेसिकली उसमें जो है वो मतलब अगर वो इस तरह से शाउट कर रहे हैं, आप उनमें से एक बंदा आइडेंटिफाई कर रहे हैं हु इज द क्लोजेस्ट वन टू द पेशेंट एंड हु सीम्स टू बी समवॉट, मतलब उसमें कुछ थोड़ा सा आपको जरा सेंसिबल या मैच्योर लगता है। तो सेंसिबल। जी जी मैडम। सेंसिबल मैच्योर जो लगता है, जो पढ़ा लिखा भी है। पढ़े लिखे का अमूमन हमें पता तो नहीं होता एक मॉब में कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है कि इस बंदे से बात की जा सकती है, प्रोवाइडेड वो बिल्कुल अनकंसर्न बंदा ना हो। जैसे कोई अगर मोहल्लेदारी उठ के आ गया तो वो बंदा तो नहीं है बात करने के लिए। तो जो क्लोजेस्ट वन है, यानी अगर पेशेंट है और उसका हस्बैंड है तो फिर हस्बैंड से बात करें। अगर पेशेंट है और उसके साथ उसकी मदर है और 2-3 उसकी बहनें या कुछ और कजन वगैरह हैं, तो फिर मदर से बात करें। और इस तरह से करके जो क्लोजेस्ट वन हो ना, उसी को आपने करना होता है। सो हैव यू हैव टू चूज अ पर्सन अमंग द मॉब। क्योंकि होता ये है जी कि मैडम। मॉब जब होता है ना, तो वो एक बंदा उनमें इग्नाइट कर रहा होता है चीजों को। यानी वो सारा मॉब जो है ना, वो चार जुआ होता है, तो वो सारे एक ही बात कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक बंदे को फिर वो कर लें जो कि जिसको आप बात समझा दें
और फिर उसको कहें कि अब बाकी भी सबको ये कन्वे कर दें कि हम इसको इस तरह से अब करेंगे। ये हो जाता है, मतलब इसको जिस तरह से हमने अभी सारा डिस्कस किया कि ये हो जाता है, और उसको फिर हम अब इस केस में तो ये है कि मरीज अगर पहली दफा आई है, या तो ये कि फॉलोअप के लिए बीच में आती रही हो। अगर मरीज पहली दफा आई है 3 महीनों के बाद, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि मरीज को पहले फॉलोअप करना चाहिए था। अगरचे जब वो बहुत एंगर में हो तो आप मरीज के ऊपर ब्लेम नहीं देते, आप ये नहीं कहते कि तुम्हारी गलती थी। वो समझो जलती पे तेल डालने वाली बात होती है। तो लेकिन जब सारी अच्छा। चीजें हो जाएं, पेशेंट थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, तो उसको फिर आप आराम से कामली, यू हैव टू कीप योर वॉल्यूम लो, और अपने आप को काम रखना होता है। तो उसमें ये नहीं होता कि मरीज भी शाउट कर रहे हैं तो आप उधर से शाउट करना शुरू कर दें कि नहीं चुप करो, खामोश हो जाओ, ये तुम्हारी गलती है, तुम इतना अरसा आई नहीं है। नहीं, जब वो कूल डाउन हो जाए, अपना सारा एंगर आपके ऊपर निकाल दे और वो सारा कुछ कर ले, बात कर ले, उसको आपने थोड़ा सा एम्पैथेटिक एटीट्यूड, थोड़ा सा अपोलॉजी के सॉरी ये आपके साथ ये हुआ, ये प्रॉब्लम हम इसको समझते हैं कि क्या इसमें क्या मसले हो सकते हैं। तो पेशेंट को थोड़ा सा जब वो थोड़ी सी रिलैक्स हो, तो फिर आप कहते हैं कि ये मसला शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाता अगर आप थोड़ा सा पहले आ जाते, तो क्योंकि उसमें फिर चीजें ज्यादा मसला नहीं कर रही होती और हमारे लिए उसको आसान होता है मैनेज करना। बट जस्ट इन नॉट इन अ टोन के जिसमें आप ब्लेम कर रहे हैं, सिर्फ उसको आप सजेस्ट कर रहे हैं कि ये अगर ऐसा हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। क्योंकि इस सारी कॉन्वर्सेशन में जब आप मरीज के साथ कर रहे हैं, तो जैनब की टोन ठीक थी, मतलब उसमें टोन, वॉल्यूम, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मरीज के सामने, मरीज या जो भी जिसके साथ भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई एंग्री रिलेटिव भी तो हो सकता है, तो जिसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके सामने आप ऐसे पोस्टर में खड़े या बैठे ना हों जिसमें लगे कि यू आर लीस्ट कंसर्न्ड। आप मोबाइल फोन ना सुन रहे हों, आप इधर उधर ना देख रहे हों, जस्ट आई टू आई कांटेक्ट। तो इसमें मकसद ये होता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको ये शो करें कि यू आर इक्वली कंसर्न्ड विद हर प्रॉब्लम। तो तब ही वो आपके साथ अपनी सारी चीजें शेयर करेगी, और तब ही वो आपको आपके आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, और तब ही उसका एंगर खत्म भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो इक्वली इम्पोर्टेंट है। यानी कॉन्वर्सेशन इज वन थिंग, जो कम्युनिकेशन स्किल के हैं आपकी वो भी, लेकिन ये जो बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ये भी आपको जो है वो करनी पड़ती है। और ज़ाहिर है नॉन मेडिकल लैंग्वेज तो आप मरीज के साथ बोलते ही हैं, एक आम पेशेंट को तो नहीं समझ आती कि ये क्या है। तो वो सारी चीजें हैं जो आपने इसको साथ के साथ करनी है। ठीक है, तो इसमें मैम कोई सवाल, वी जब मूव नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अब जो है वो फिर उसके बाद डॉक्टर यूसुफ की क्लास है, मैम तो अगर कर एक लें। से ज्यादा बंदे आ जाएं जैसे आपने सिनेरियो बनाया अभी, तो उसमें हम्म। हम एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करेंगे? वो उस वक्त व्हेन यू विल फील थ्रेटन्ड। देखो, ओके। अब ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अब एडमिन आके क्या करेगी? एडमिन आके उनको कहेगी अच्छा आप बाहर चले जाएं, वो और ज्यादा एंगर में आ जाएंगे। सो व्हेन देयर इज सम थ्रेट टू योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, देन इट बिकम्स प्रायोरिटी। तो इसलिए जो है वो जो इसमें बेसिकली जब मॉब के साथ हैं तो आप इसी तरह से इंटरेक्ट करें जैसे अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर फर्ज किया वो एक वर्बल अब्यूज से हट के कुछ और चीजें हो रही हैं, मतलब मरीज जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया, मरीज या उसके रिलेटिव, मरीज तो अमूमन इतना नहीं होता, लेकिन अगर उसका रिलेटिव, उसका हस्बैंड है उसके साथ या उसकी मदर है उसके साथ, वो आपके ऊपर चढ़ाई कर दौड़े, देन योर सेफ्टी इज प्रायोरिटी नंबर 1। तो उस वक्त फिर आप सिक्योरिटी गार्ड को या जो भी उस वक्त अवेलेबल होते हैं वो, उसमें आप उसको फिर कॉल कर सकते हो। मैम एंग्री पेशेंट को जो चीजें हम बता रहे हैं वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हम बोल रहे हैं जैसे किया जा सकता था, तो ऐसा नहीं हम्म। लगेगा कि ये जनरल बातें हम कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखो, इसमें ये जो है ना, ये किया जा सकता था, मतलब ये कि अगर वो पहले आती तो हम इसमें शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसको देख जी जी सकते, मैम। क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है थोड़ी सी चीज मजीद उसमें पेचीदगियां आ जाती हैं। तो इसमें हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम उसको सिर्फ एक चीज बता रहे हैं कि ये, इसमें वही बात होती है कि इसमें पेशेंट को खुद अपनी चीजें जहां पे वो उसने उसके एंड पे प्रॉब्लम है, वो उसको हमने उसके बारे में एक्नॉलेज कर दिया, उसको बता दिया
कि ये आप ये तो कह रही हैं कि ये डॉक्टर का प्रॉब्लम है, जाहिर है उसमें आपकी टोन और आपकी वर्डिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और लेकिन ये है कि इसमें आपको रेगुलर फॉलोअप्स के लिए आना चाहिए था। तो उसमें रेगुलर फॉलोअप अगर किसी वजह से नहीं हो सके, इट्स ओके, लेकिन इसमें चीजें ज्यादा बेहतर हम कर सकते हैं या देख सकते हैं, या हो सकता है हमें ये प्रॉब्लम पहले पता चल जाता तो आपको इतना अरसा इस मिजरी में ना गुजारना पड़ता। ठीक है, ठीक। तो वो चीजें पहले सेटल हो सकती थी। अब इसमें जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक ही लफ्ज से मरीज का गुस्सा बढ़ा भी सकते हैं और एक ही लफ्ज से उसका गुस्सा कम भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि वर्ड आपके वो यूज हों जिसमें आपका पेशेंट के साथ कंसर्न शो हो रहा हो। ठीक है, उसके ऊपर आप ठीक। डायरेक्ट ब्लेम ना करें, यानी आप ये ना उसको कहें कि ये आप ये तो कह रही हैं लेकिन ये आपकी भी तो गलती है कि आप इतना अरसा आई नहीं, ये भी तो कहा जा सकता है उसको। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये उसका गुस्सा और बढ़ाएगा। वो कहेगी कि अच्छा आप अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही हैं, ये कह के आप सारा मलबा मेरे ऊपर डाल रही हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं कहेंगे। हम इसी तरह से कहेंगे कि इसमें होता यह है कि फिर मरीज को हम वक्फे वक्फे से बुलाते हैं, और उसके बाद जो भी कोई मसला, बुलाने का मकसद यही होता है कि अगर मरीज को किसी भी किस्म का मसला है तो वहीं पे हम देखें और वहीं पे फिर मरीज को ज्यादा अरसा तकलीफ में नहीं गुजारना पड़ता। ये बिल्कुल एक कंसर्न शो करने वाली वर्डिंग है, मतलब दोनों ठीक है का मैम। एक ही है। लेकिन आप चाहे उसको थोड़ा सा समझे कि शुगर कोटेड तरीके से आप बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जी मैम। चलिए जी, अब हम दूसरे सिनेरियो पे आते हैं क्योंकि अब हमने इसको वाइंड मैम अप करना है इन अदर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। हाँ मैम जी। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। इसमें हमें क्या स्टार्ट में रिव्यू नोट्स का कहना चाहिए? किसका? रिव्यू द नोट्स का कहना चाहिए कि मैं आपके पहले नोट्स नहीं, देखूंगी इसमें फिर ये रिव्यू द वो? नोट्स की नहीं, जहां पे आपने कहा ना कि वी आर सॉरी कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हुआ, हम आपके मसले को बिल्कुल पूरी तरह से समझते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है और वो सारा कुछ। और ये एक अफसोस की बात है कि ये सारा कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो वजूहात में जो है वो वजूहात जानने के लिए फिर हमें थोड़ा सा आपकी जो है वो बैक हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। वो हम अगर वो बार बार कहे कि आपकी कुलीग का या आपके डॉक्टर का ही कसूर है, तो फिर ये कि जो इस डॉक्टर ने डिलीवर किया है, ये तो हम उससे बात करने के बाद ही कुछ फैसला कर सकते हैं कि इसमें उस वक्त के क्या मसले थे जिस वजह से ये ऐसा हुआ। आप फिर भी ब्लेम नहीं कर रहे अपने कुलीग को। ठीक है, आपने ब्लेम नहीं करना ठीक अपने है मैम। कुलीग को, सिर्फ इसमें इस तरह से आप इसमें करें कि इसमें हमें जरा देखना पड़ेगा पूरी सूरत हाल को, कंसर्न डॉक्टर से भी बात करके कि आखिर क्या मसला था जो ऐसा हुआ। ठीक है ना, जस्ट टू नो द रीजन और बिहाइंड। मैम ठीक है, तो ये सारी चीजें मैम हैं जो और इसके सिम्टम्स तो नहीं पूछेंगे ना? इसके नहीं। मीनवाइल सिम्टम्स तो नहीं पूछेंगे ना सिम्टम हम? डेफिनेटली जब आपने उसको सजेशंस देनी है, उसको फाइनल आपने करना है, तो वो अगर तो पेशेंट उस वक्त रेडी है टू बी एग्जामिन या बाकी सारा कुछ, जाहिर है वो आप सिम्टम तो उसने बता दिया कि फीकल इनकॉन्टिनेंस है, हार्ड स्टूल है या लूज स्टूल है या फ्लेटस भी है, उससे आपको पता चलेगा इनर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर का, और उसकी कितनी कुटोन है या नहीं है, वो सारा कुछ। ये तो आप सिर्फ इतना सा आप उसकी जो है वो डिटेल में, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी ये स्किल चेक हो रही है कि हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद एन एंग्री पेशेंट। पेशेंट है या रिलेटिव है, वॉट एवर जो भी सिनेरियो हो, तो उसमें आपकी टेक्निक है। उसमें बाकी जो चीजें हैं ना, वो जस्ट आप एक सेकंड में बता सकते हैं कि ये हमें आपका पूरा तफसील से जायजा लेके तो फिर ही हम उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अब आपको, लेकिन अमूमन ऐसे इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें फिर हमें सर्जरी के साथ रिपेयर हमें करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों का जायजा लेंगे। आपको टेस्ट भी करेंगे, आपके कुछ टेस्ट भी करवाएंगे और आपको एग्जामिन भी करेंगे, देखेंगे भी कि कहाँ तक उसमें जो है वो मसला है, पखाने वाली नाली जो है उसमें कहाँ तक मसला है। तो उसके हिसाब से फिर हम अपनी जो ऑपरेशन की जो वो सारी तफसील है वो फिर उसके बाद ही हम तय करेंगे। बस जी इस हद ठीक तक, है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका स्टेशन उससे कंसर्न नहीं है। जी थैंक ठीक यू। है, चलें जी, अब अगले हम उस पे मूव कर जाएं जस्ट इन 10 मिनट्स। जो दूसरा हमारा था रिटेन सर्जिकल स्वेब, उसके लिए कौन है हमारे रोल प्लेयर, मतलब जो भी। मैम वॉलेंटियर में तो सिर्फ जैनब का नाम लिखा हुआ था।
एक ही नाम लिखा हुआ था, जो दूसरी वॉलेंटियर्स थी। कोई भी सिनेरियो इसमें डिस्कस कर लो, कोई सिनेरियो। मेरा ख्याल है शायद आप लोगों के एग्जाम में भी किसी टाइम पे आया था ये एक सिनेरियो। किसने पिछली दफा आया प्रपोज था, किया था ये टॉपिक? तो क्या था वो गोजी टॉपिक? आया था, वो क्या पर था पता नहीं क्या आया था वो सिनेरियो? या कोई भी सिनेरियो अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, या कोई भी ऐसा सिनेरियो जो है वो आप बता दें कि क्या है इसमें। डॉक्टर जवेरिया, आपके स्टेशन में आया था ये, आप बता सकती हैं? जी ठीक तरह से मैडम याद नहीं है, बस एक पेशेंट थी, उसको जो है ना वो रिटेन्ड स्वॉब रह गया था, और सेक्शन के बाद उसके बाद फिर उसने आके कहा कि ये सारा मसला हुआ है। उसके बाद फिर जो रीओपन किया, और फिर हॉस्पिटल का एटीट्यूड सही नहीं था, डॉक्टर्स का एटीट्यूड सही नहीं था, सारा इस तरह कैसे नहीं हो रहा था। अच्छा चलो, बहरहाल इसमें किसी भी सर्जरी के बाद जो स्वेब रह जाता है, हाउ यू डील विद इट। असल में इसमें जो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सिनेरियो तो होगा ही होगा, लेकिन सिनेरियो के साथ अब डिफरेंट चीजें हैं। अब ये एंग्री पेशेंट के तौर पे भी आ सकती है, या ये पेशेंट का जो क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन है या फीवर सेटल नहीं हो रहा। यूजुअल सिम्टम तो यही होते हैं रिटेन स्वेब के। और उसके बाद पेशेंट क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, उसके साथ आएगी फीवर नहीं सेटल हो रहा, फिर हम उसको जब हम करते हैं, या उसकी डायरिया, ऑफ एंड ऑन डायरिया की भी प्रॉब्लम है, तो जब हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एक फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई होती है। तो उसमें व्हेन वी गो फॉर द सीटी स्कैन, तो उसमें एक स्वैब आइडेंटिफाई हो जाता है, तो वहां पे ब्रेकिंग बैड न्यूज वाली भी चीज आ जाती है। तो ये वाला सिनेरियो हर जगह पे डिस्कस हो सकता है। और इसी तरह से अगर पेशेंट को कंफर्म्ड है कि ये स्वैब रह गया, तो उसके बाद उसकी मैनेजमेंट ऑनवर्ड वो कैसे होगी, उसकी प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं, उसकी डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, और उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो उसमें बेसिकली वो तीन चीजें होंगी जो कि इसमें डिस्कस हो सकती हैं। तो इसको बाकी तो हमने सारी चीजें तकरीबन कर ही ली हैं। अब इसमें ब्रेकिंग बैड न्यूज और एंग्री पेशेंट के तौर पे भी जरा थोड़ी सी रियल प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसमें दिस इज एन इंटेंशनल मिस्टेक। अनइंटेंशनल मतलब इंटेंशनल ये तो नहीं कि कोई जानबूझ के रखता है, लेकिन ये कि ह्यूमन एरर कंसिडर होता है। तो ह्यूमन एरर इसलिए कि ये जाहिर है डेफिनेटली जो हम जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं, अगर हम वो 100% कर रहे हों, तो इसके चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे कोई लूप होल है, उस जो काउंटिंग सिस्टम है उसमें लूप होल था, तो ये स्वैब रिटेन हुआ। तो वो चीज एक लिटिगेशन वाली चीज आती है। तो लिटिगेशन वाली चीज जब होगी, तो फिर उसमें जो है वो मतलब उसमें जाहिर है ब्रेकिंग बैड न्यूज के साथ साथ एंग्री पेशेंट को भी डील करना वाकई एक मुश्किल चीज होती है। उसमें सारी चीजें तो उसी तरीके से आप करोगे, और लेकिन ये है कि इसमें पेशेंट लिटिगेशन में बिल्कुल जा सकता है, और ये एक रिफंडेबल चीज वो हो जाती है जो स्वैब रहना होता है, क्योंकि ये कोई अनइंटेंशनल या कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला प्रॉब्लम नहीं होता। तो लेकिन सपोज एक पेशेंट एक एक्चुअली आ गया, अब स्वैब के साथ है, पता चल गया कि अब स्वैब है इसमें, और हमने उसको आइडेंटिफाई किया, तो इसको अब आप मैनेज कैसे करोगे? इसको हम जरा क्विकली कवर कर लेते हैं, जस्ट 10 मिनट्स। जी मैडम, हाँ मैम जी। मैं ही कर लूं? बल्कि सबसे पहले तो ये करो कि इसमें पेशेंट है परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन है आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन है, फीवर उसका सेटल नहीं हो रहा, मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स के दे दिए, और ऑफ एंड ऑन वेजाइनल डिस्चार्ज भी है, और उसके बाद जो है वो आप फिर क्या करेंगे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी फॉर दिस? ओके मैडम, अब एंग्री पेशेंट मतलब आई है और ये कंप्लेंट्स के साथ आई है। अब ये स्ट्रक्चर्ड वाइवा है। एंग्री पेशेंट को तो हमने कर ओके दिया ना, वो तो हमें एक गाइडलाइन पता चल गई कि हमने ओके, इस तरीके से इसको करना है। तो इसको आपने means operated patient came with the continuous हाँ abdominal pain after post-operative period and with continuous vaginal discharge. Okay. Madam, first of all, I am Dr. Yasmin. I have read the instructions and I am ready for the structured discussion. Madam, after greeting and introduction with the patient, I will ask about her concerns, her complaint, which is the lower abdominal pain continuously after her surgery and the vaginal discharge. I will ask about her abdominal pain, its duration, severity, character, any aggravating and relieving factor, association with her urinary and bowel
bowel habits? Does she able when she has last voided, and does she having any hematuria, and she able to pass stool or not, and when she has last means जब उसने last जो है वो stool pass किया था, and also with the abdominal pain, is there any associated abdominal distension, fever, or nausea and vomiting? And also as patient is also complaining of vaginal discharge, I will ask about its detail, its duration, amount, color, consistency, and associated blood mixed है या नहीं है, and is she having bleeding still, or bleeding has been stopped? Then I will ask about her surgery, its date, and how many days she has passed the surgery, and about the detail of surgery I will review her notes, what was the indication of the surgery, and अब यहाँ पे अगर पोस्टमार्टम है तो उसके बेबी के बारे में भी पूछ लेंगे, तो हाउ इज हर बेबी। पोस्ट सेक्शन के 3 हफ्ते बाद आइए, तो ये सारा कुछ पूछने के बाद आप फिर क्या करेंगे, व्हाट हाउ यू विल गो फॉर द अदर इवैल्यूएशन। हिस्ट्री आपने ले ली, ये सारा कुछ आपने देख लिया, देन व्हाट मैम नेक्स्ट में हम उसकी सेप्सिस की साइंस को रूल आउट करेंगे, एग्जामिनेशन में भी और इन्वेस्टिगेशंस में भी। और पेशेंट जैसे कि एब्डोमिनल पेन के साथ आइए, हमारे पास बहुत सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्सिस है, जैसे फॉरेन बॉडी है, या यूरेट्रिक इंजरी है, ब्लेडर इंजरी है, और बावल इंजरी है, और उसके अलावा जो है इंट्रापेरिटोनियल जो कलेक्शन होती है कभी कभार, उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस डेवलप कर ले पेशेंट। और बस ये 5-6 काजेज हैं जो एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, डिस्चार्ज के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकती हैं। इन्वेस्टिगेशंस में हम सेप्सिस की सारी इन्वेस्टिगेशंस फॉलो करेंगे, ब्लड कल्चर से जी, ब्लड कल्चर से लेकर, और हमें नीड पड़ सकती है सीटी स्कैन एब्डोमेन तक सारी इन्वेस्टिगेशंस की, क्योंकि एब्डोमिनल पेन है तो यूरेट्रिक। ओके, ऑन अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल साइन on ultrasound there is an echogenic mass, मतलब उसमें वो हमें नजर आया है क्लोज टू द यूट्रस, बल्कि पोस्टीरियर टू द यूट्रस, पोस्टीरियर टू द यूट्रस echogenic mass है, जो कि मतलब उसमें तकरीबन समझ लें 5 into 6 सेंटीमीटर इन साइज। ओके मैम, okay ma'am. Madam, first in the management, first of all I will receive my missing investigations, and meanwhile I will counsel the patient, as my patient is suffering from the which I am suspecting is the foreign body retained swab. In this case, and these patients usually are depressed, and because of the sepsis, and usually come in anger when they know about the diagnosis. So I will be very empathetic towards my patient and with towards her family, and I will address their concerns and relieve their anger, listen to their concerns. Then I will ask them, I will explain them that sometime during the surgery there may be some complications to stop the bleeding. But is it confirmed that this is foreign body? You will further confirm it by CT scan. आपको ज्यादा बेहतर पिक्चर देगा, so you will confirm it on CT, and there is confirmed foreign body, जो उसमें बड़ी strong suspicion है वो foreign body की है। फिर उसके बाद आप एक काउंसलिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना, देन इट बिकम्स बेसिकली वो फिर ब्रेकिंग बैड न्यूज वाली चीज होती है, लेकिन जाहिर स्ट्रक्चर्ड वाइवा में आप उसका वो पूरा सिनेरियो तो नहीं करोगे, जस्ट यू विल टेल हर के ये वाला मसला आइडेंटिफाई हुआ है और ये अब इसमें आगे स्ट्रेटजी क्या होगी। जी मैम। So madam, I will offer admission to my patient in the hospital for the further management to control her symptoms, to relieve her sepsis, and also the explorative laparotomy. I will involve the multidisciplinary team. I will prepare the patient for that, arrange blood, and give her antibiotic after blood culture sent within 1 hour of the diagnosis, and monitor her vitals, input output chart, and
optimize her hemoglobin, and then I will explain her about the procedure, its complications, and its future implication on her fertility, and then I will take the informed written consent. Meanwhile, I will be continuously giving the support to my patient with my team. I will inform the operation theater team and take the anesthetist opinion, inform the surgeon. I may need the standby surgeon help, and also I will inform my consultant and on the operation when the patient is on the list next day. So when the patient into the operation theater, I will follow the WHO surgical safety checklist, and then the incision will be here will be for the explorative laparoscopy. It will be the vertical midline incision would be the better option. बेसिकली उसमें सर्जिकल स्टेप्स सारे डिस्कस हो सकते हैं, तो लेकिन ये है कि उसमें टू रिट्रीव अ रिटेन्ड स्वैब आफ्टर सो मेनी वीक्स, 3 वीक्स की हमने बात की है ना, तो इसमें इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेप्सिस जाहिर वो एक जो बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम होता है वो एनकैप्सुलेट हो जाता है, उसी में फिर पस बनना शुरू हो जाती है। समटाइम्स इट कैन बी एसेप्टिक, लेकिन एनीवे दिस इज अ नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी फॉरेन बॉडी। तो ये है, और उसके साथ हम सर्जन की कंसल्टेशन इसलिए लेंगे कि देयर मे बी सम गट प्रॉब्लम एज वेल, जो प्रोलॉन्ग उसका वो पेन रहा उसमें वो सारा कुछ हो सकता है, तो वो वाली सारी चीजें हम करेंगे। और इसके बाकी जो एंटीबायोटिक की सारा, अब विद इन 1 आवर ऑफ डायग्नोसिस वाली बात जरा बहुत सुपर क्लोज लगती है कि आफ्टर द डायग्नोसिस यू हैव टू काउंसल द पेशेंट, यू हैव टू प्रिपेयर हर फॉर दैट सर्जरी, एंड इफ इट इज पोस्टीरियर टू द यूट्रस it means it is in close vicinity of the large gut, तो उसमें हमें गट प्रेपरेशन के साथ जाना पड़ता है, तो वो 1 आवर वाली बात नहीं है, तो इसलिए उसको उसके साथ गट प्रेपरेशन के बाद मिनिमम फॉर 3 days 2-3 days की तो जरूरी होती है, तो उसके बाद फिर हम इसकी सर्जरी करते हैं इन लेज ऑन विद द जनरल सर्जन, कि अगर उसमें कोई गट का प्रॉब्लम हो तो वो उसमें वो मैनेज हो सके अकॉर्डिंगली। बट द मेन हाँ जी मैम, इसमें ना एंटीबायोटिक का मैंने जो है ना वो मेंशन किया था कि वो हम विद इन 1 आवर जी। अच्छा, ठीक है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। लेकिन आपने ये बात ऐड कर दी कि यहाँ पे गट प्रिपरेशन भी जो है वो बहुत जरूरी है, तो ये शायद मैं जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा जो फिर बाकी जो इसमें बेसिकली काउंसलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जाहिर है एक लिटिगेशन का केस तो ये भी बन सकता है, तो वो काउंसलिंग कंपोनेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका होगा प्रिवेंशन का, कि इसमें इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये क्लिनिकल गवर्नेंस होगा, ये एक जनरल क्वेश्चन उसका होगा, जो कि स्ट्रक्चर्ड वाइवा में किसी भी सिनेरियो से रिलेटेड कोई प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इफ इट इज अ केस लाइक दिस वन, जिसमें के अवॉइडेबल फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए जो है वो इसमें प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है मैडम। For the prevention in every operation theater there are WHO surgical safety checklist in which before the surgery and after the completion of the surgery the swabs and the needles and instruments are counted again. After an incident has occurred, then we can prevent with the risk management and all following the clinical governance all the ठीक है। इसमें बेसिकली जो बहुत स्पंज काउंटिंग इज मैंडेटरी फॉर 100% ऑफ केसेस बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी भी हम कोशिश करते हैं कि ओपन जो केसेस हैं, लेप्रोटमी वाले केसेस या सेक्शन वाले केसेस, हम उसमें छोटे गॉस पीसीज ना लें, उनके मिसप्लेस होने का रिस्क होता है। बड़े स्पंजेस होते हैं जिनके साथ हमें वो गाइड लगा देते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम ऐसे करें जिसमें वो बकायदा वो होती हैं, मतलब वायर्स जो कि डिटेक्ट हो सकती हैं ऑन अल्ट्रासाउंड एंड ऑन एक्सरे लेटर ऑन, लेकिन वो अवेलेबिलिटी उनका एक इशू होता है। लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर्स उसके अलावा होते हैं वो ये कि आपकी सर्जन की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि वो एक केस कर रहा है उसको आधा छोड़ के उसको दूसरे केस में जाना पड़ा, या आपका नर्सिंग स्टाफ बीच में चेंज हो गया, या पेशेंट की कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, ब्लड लॉस बहुत होना शुरू हो गया, there you automatically are distracted and you focus on managing that emergency
rather than counting the sponges, और बाज़ दफा इसमें थोड़े छोटे गॉज भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इसकी एक वजह बन जाते हैं। और इसके अलावा जो ऑपरेशन रूम में जो टू मच ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो, और उनका जो बाकी जो एक मतलब ज्यादा नॉइज वगैरह, यानी जो भी डिस्ट्रैक्शन फैक्टर्स हैं उन सबको अवॉइड करना जरूरी होता है। एंड टू मच वर्कलोड, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि अवॉइडेबल ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स का भी डेफिनेटली मसला, एक ही स्टाफ है, उसने एक किया उसके बाद दूसरे केस में जाना है, या स्टाफ नर्स कम है, या डॉक्टर कम है, या एनेस्थीसिया वाले कम है, या फिर आपके जो पैरामेडिक्स हैं वो कम हैं, तो वहां पे भी ये चीजें मिस होने का रिस्क होता है। और इनिशियल काउंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डेफिनेटली होता है कि सर्जरी के जो सेक्शन है उसके उसके उसका जो पैक है उसमें कितने स्पंजीज होंगे, एब्डोमिनल स्पंजीज होंगे, ये प्री डिसाइडेड होता है। तो इसी तरह से जो गॉजेस होते हैं, गॉजेस का भी काउंट रखा जाता है। इसी तरह से बाकी चीजें जैसे नीडल्स वगैरह हैं, छोटे आर्टरी हैं, ये सब चीजों का काउंट रखा जाता है। मेटेलिक चीजें तो चलो अल्ट्रा उस पे एक्सरे पे भी पता चल जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला होता है नीडल्स का। छोटी नीडल्स को कभी गुम नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी नीडल्स अगर गुम हो जाए तो उसको ढूंढना इज अ रियल बिग टास्क, और बाज दफा नीडल टूट भी जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिवाइस की गई हैं। तो वो या तो हम किसी वक्त जरा थोड़ा सा डिटेल में इसको, मैडम थोड़ी सी इसकी गट प्रिपरेशन और काउंसलिंग बता दें, पेशेंट बेटा की उसको फिर काउंसलिंग हम और नेक्स्ट गट टाइम कर लें, क्योंकि आज अभी जो है वो फिर हमें अब क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगला सेशन है डॉक्टर यूसुफ का, ठीक है। तो उसको फिर हम नेक्स्ट टाइम किसी टाइम पे कर लेंगे, गट प्रेपरेशन वगैरह का पूरा, क्योंकि वो भी एक डिटेल में बात करने वाली बात है। और ये बाकी जो फॉरेन बॉडी सिर्फ स्पंजीज ही नहीं होते, कुछ और भी रह सकते हैं। बाद दफा आपने देखा होगा, न्यूज में भी पढ़ा होगा कि मरीज के पेट में कैंची छोड़ दी, ये तो अक्सर बाद दफा न्यूज में आया होता है। सो दीज आर द यूजुअल इवेंट्स जो कि हो सकते हैं, ठीक है। और इन इन इवेंट्स को नेवर इवेंट कहा जाता है, यानी ये कभी होने नहीं चाहिए, लेकिन हो जाते हैं। ह्यूमन एरर्स में इनका शुमार होता है, और ह्यूमन एरर जो भी होते हैं वो अवॉइडेबल समझे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लास में ही कर लेते हैं मैडम, जी, नेक्स्ट हाँ, क्लास में ही कर लेते इसको फिर नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसको फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कवर कर लेंगे, और गट प्रेपरेशन को। और कोई अगर आपका कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम वाला केस हो तो वो भी हम साथ के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं, मैम ठीक है। ये जो मैम एक अनअवॉइडेबल है, जी, अनअवॉइडेबल ह्यूमन एरर्स हैं, तो उसमें फिर हम अपने ऊपर तो फिर भी नहीं लेना ना उस बात को। नहीं देखो, मतलब अनलेस के आपसे क्लियर कट मिस्टेक हुई, यानी किसी की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से क्लियर कट मिस्टेक हो गई, वो ह्यूमन एरर होता है। लेकिन मतलब अगर आप उसको लेते हैं डायरेक्ट, आप कहते हैं, तो फिर डेफिनेटली इसका मतलब है कि पेशेंट का तो सारा ब्रंट आपके ऊपर ही आएगा, ठीक है। लेकिन फिर कुछ मैम ऐसे उसमें एरर्स हमें होते हैं बोलना क्या जिसमें, चाहिए? हाँ, मतलब सपोज अब अपोलॉजी मैसिव वाला हेमरेज फैक्टर जो मैंने है ना, हुआ ये प्लीज। थोड़ा सा अपोलॉजी वाला जो पर्सनल एक कंफर्म्ड हो गया कि आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ। देखो, एक होते हैं अवॉइडेबल, एक होते हैं नॉन अवॉइडेबल। जो अवॉइडेबल हैं उसमें तो नहीं, क्योंकि उसमें फिर आप जो है वो उसमें तो होता ये है कि फिर आप, अगर ये अवॉइडेबल था तो आपने अवॉइड क्यों ना किया, चाहे उसकी वजह कोई भी हो। और अवॉइडेबल में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आपने उसको सही तरह एंटीसिपेट ना किया, सही तरह से आइडेंटिफाई ना किया, और फिर सही तरह से मैनेज ना किया। ये 3 जी लेवल्स जी होते हैं। मैम। एक प्रॉब्लम हो गया, अनइंटेंशनली अनअवॉइडेबल था, आपने उसी वक्त उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसी वक्त करेक्ट कर लिया, तो वो ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम हो गया जो अवॉइडेबल प्रिवेंटेबल था, और फिर आपने उस पर बड़ी गलती ये की कि उसको आइडेंटिफाई ना किया, और उससे बड़ी गलती ये कि ज़ाहिर आइडेंटिफाई नहीं होगा तो मैनेज नहीं होगा, वो वाला जो है वो अनएक्सेप्टेबल होता है फॉर एवरीवन। फिर मैम उसमें पेशेंट को तसल्ली के लिए क्या वर्ड बोलेंगे हम, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ। इस पे जरा गौर करो, अब अगली दफा इसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू वाइंड अप नाउ, ठीक है, फॉर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मैम। चले, ओके। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज।